नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया डेली स्पेशल रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। इंडिया डेली स्पेशल रिपोर्ट में आज बात होगी मिशन कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में चुनावी शंखनाद हो गया है। 10 सालों के बाद घाटी की जनता विधानसभा चुनाव के लिए मतदान करेगी और ये चुनाव पिछले चुनाव से बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि 10 सालों में जम्मू कश्मीर में काफी कुछ बदल गया है। बीजेपी भी इस चुनाव में पूरी तरीके से उतर चुकी है तैयारी के साथ। बीजेपी के लिहाज से यह चुनाव काफी अहम है। बीजेपी ने राम माधव के कंधे पर मिशन कश्मीर की जिम्मेदारी सौंप दी है। बज गई रणभेरी, चुनावी जंग की बारी। दस साल बाद संग्राम, कौन मारेगा मैदान। घाटी की लड़ाई, बीजेपी की चढ़ाई। मिशन कश्मीर पर जुटे राम माधव। दस साल बाद जम्मू कश्मीर में चुनावी रणभेरी बजने जा रही है। जम्मू और कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों के लिए 3 चरणों में मतदान होने वाला है। इसमें जम्मू रीजन की 43 और कश्मीर रीजन की 47 सीटों पर चुनाव होगा। राज्य में 10 सालों बाद विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, जिसको लेकर सभी दलों ने कमर कस ली है। इस चुनाव को लेकर बीजेपी भी पूरी तैयारी में है। बीजेपी जम्मू कश्मीर में इस बार अकेले विधानसभा का चुनाव लड़ेगी, तो वहीं कुछ सीटों पर बीजेपी निर्दलीय उम्मीदवारों को भी समर्थन देने की तैयारी में है। यानी कुल मिलाकर बीजेपी एक सोची समझी प्लानिंग के तहत चुनावी मैदान में ताल ठोकने उतर रही है। जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव में एक बार फिर राम माधव की एंट्री हुई है। दरअसल आरएसएस बैकग्राउंड से आने वाले राम माधव को भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर का प्रभारी बनाकर एक बार फिर एक बड़ी चाल और एक बड़ा दांव अपने विरोधियों के लिए चला है। 2014 में हुए विधानसभा चुनाव में राम माधव जब प्रभारी थे जम्मू कश्मीर के, तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को 25 सीटें दिलाने में एक अहम भूमिका निभाई थी और इसीलिए उनके एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करते हुए भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की साख पूरे तरीके से दांव पे लगी हुई है, वहां राम माधव की एंट्री करवाकर यहां विपक्षियों को चारों खाने चित करने की कोशिश में लगी हुई है। कश्मीर में कमल खिलाने की जिम्मेदारी बीजेपी ने आरएसएस के प्रमुख पदाधिकारी राम माधव को दी है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बीजेपी ने राम माधव और जी किशन रेड्डी को भी जम्मू कश्मीर का चुनाव प्रभारी नियुक्त कर दिया है। जम्मू कश्मीर का प्रभारी पद संभालते ही राम माधव एक बार फिर सक्रिय राजनीति में वापस लौट आए हैं। पिछले चुनाव में जम्मू में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन के पीछे राम माधव का ही हाथ था। बीजेपी राम माधव के अनुभव का इस्तेमाल कर जम्मू कश्मीर चुनाव में बेहतर करने की कोशिश में है। ये जो फैसला भारतीय जनता पार्टी ने अब एकाएक लिया है, क्योंकि जी किशन रेड्डी पहले ही चुनाव प्रभारी थे जम्मू कश्मीर के, लेकिन अब राम माधव को भी चुनाव प्रभारी बनाकर जम्मू कश्मीर भेजा जा रहा है। इस फैसले के पीछे क्या आप देख रहे हैं? मैं समझता हूँ कि बीजेपी ने एक बहुत अच्छा और सोचा समझा फैसला किया है। राम माधव एक फैमिलियर फेस हैं जम्मू कश्मीर में। हालांकि पिछले 5 साल से वो दूर रहे, आरएसएस की एक्टिविटीज़ में रहे, लेकिन कश्मीर पे जो उनकी सोच है और जो उन्होंने काम किया हुआ है और जो उनकी अप्रोच है, प्रैग्मेटिक अप्रोच है कि सबको साथ बात करनी चाहिए, उसके बाद कंसेंसस होना चाहिए, तो वो भाजपा ने एक ऐसा चेहरा पेश किया है जो पार्टी की लाइन तो करेगा ही करेगा, क्योंकि उसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन
उसको किस टोन से, किस टेन्योर से करेंगे, वो राम माधव जी बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। 2014 में हुए विधानसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी और पीडीपी के गठबंधन और सरकार बनाने के पीछे राम माधव की अहम भूमिका मानी जाती है। इस गठबंधन सरकार में मुफ्ती मोहम्मद सईद मुख्यमंत्री बने थे और बीजेपी को उप मुख्यमंत्री का पद मिला था। साल 2014 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपना सबसे शानदार प्रदर्शन किया था। तब 87 विधानसभा सीटों में से पीडीपी को 28, बीजेपी को 25, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 15 और कांग्रेस को 12 सीटें मिली थी। बीजेपी और पीडीपी के गठबंधन वाली सरकार ज्यादा समय तक नहीं चल पाई। दोनों दलों की दोस्ती टूट गई और कश्मीर के सियासी हालात पूरी तरह से बदल गए। 19 जून 2018 को बीजेपी ने पीडीपी से गठबंधन तोड़ लिया। उसके बाद राज्य में राज्यपाल शासन लागू हो गया। माधव जी को दोबारा से हमारे जम्मू कश्मीर का जो प्रभारी बनाया, उससे हमारा संगठन बहुत मजबूत भी होगा। वैसे भी मजबूती के साथ खड़ा है, लेकिन यहाँ की डायनामिक्स, यहाँ पे क्या है, स्ट्रैटेजीज क्या हैं, उसके अंदर एक और इजाफा जो है हम लोग को मिलेगा। इस बार हमारा टारगेट जो है इस 25 सीटों से ज़्यादा बढ़कर है। हमें इस बार सरकार में आना है और गठबंधन सरकार में नहीं आना। हमें आने वाले समय के अंदर हम पूर्ण बहुमत के साथ असेंबली में जाएं और अपना भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर बनाएं। इसके लक्ष्य को लेकर हम चल रहे हैं। 5 अगस्त 2019 को ही जम्मू कश्मीर काफी बदल गया था। इसके बाद जम्मू कश्मीर 2 हिस्सों में बंट गया। पहला जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। दोनों ही अब केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा भी है, जबकि लद्दाख में ऐसा नहीं है। हालांकि जम्मू कश्मीर में विधानसभा भले ही है, लेकिन यहाँ अब सरकार पहले जैसी नहीं रहेगी। पहले जम्मू कश्मीर में चुनी हुई सरकार ही सब कुछ थी, लेकिन अब उपराज्यपाल सबसे ऊपर होंगे। अब जम्मू में चुनावी रणभेरी बच चुकी है, तो ऐसे में देखा जाएगा कि सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। साल 2014 के चुनाव में जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हुआ, बीजेपी ने राम माधव को बड़ी जिम्मेदारी दी और जिसमें पार्टी को बड़ी सफलता उन्हें दिलाई। अब बीजेपी ने एक बार फिर से राम माधव को कश्मीर की जिम्मेदारी दी है। ऐसे में आपको यह समझना बेहद जरूरी है कि आखिर बीजेपी ने राम माधव के नाम पर ही भरोसा क्यों जताया, राम माधव क्यों खास है और उनकी पार्टी में अहमियत क्या है। आपको दिखाते हैं स्पेशल रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में चुनावी शंखनाद के बाद सभी दल अपनी अपनी प्लानिंग में जुट गए हैं। ये चुनाव बीजेपी के लिहाज से काफी अहम है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में 10 सालों के बाद चुनाव हो रहा है और इन 10 सालों में काफी कुछ बदल गया है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद ये पहला चुनाव है और इसलिए बीजेपी अपने पूरे दमखम के साथ अकेले चुनावी मैदान में उतर रही है और बीजेपी को सत्ता तक पहुंचाने की जिम्मेदारी एक बार फिर से राम माधव के कंधों पर है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर बीजेपी ने एक बार फिर से राम माधव के कंधों पर ही भरोसा क्यों जताया। राम माधव जी जो हैं वो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं और उन्होंने पहले भी जम्मू कश्मीर में काम किया है और अब उनकी नियुक्ति जहां पर चुनावों के मद्देनज़र की गई है, तो ये जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए अच्छी बात है। और भारतीय जनता पार्टी में बहुत से ऐसे लोग हैं जो सक्षम हैं हर एक कार्य के लिए। दायित्व जिसको मिले उस दायित्व को निभाने के लिए वो अपना पूरा समय जो है वो देते हैं। तो राम माधव जी को ये दायित्व मिला है तो राम माधव जी जम्मू कश्मीर में ये दायित्व निभाए में किसी दूसरे को कहीं दूसरे प्रदेश में जो दायित्व मिला होगा वो वहाँ पर निभा रहे होंगे। लेकिन हमारे लिए भी अच्छी बात यह है कि राम माधव जी भी यहाँ के हर एक कार्यकर्ता को जानते हैं और उनको जम्मू कश्मीर की अच्छी जानकारियाँ भी हैं। तो ये एक अच्छा निर्णय जो है वो केंद्र सरकार ने, केंद्र हमारे नेतृत्व ने लिया है। तो बताया जाता है कि साल 2014 के चुनाव में पीडीपी के साथ गठबंधन करके सरकार बनाने का प्लान हो या फिर धारा 370 हटाना,
इन सब के पीछे की स्क्रिप्ट राम माधव ने ही लिखी थी। पीडीपी और बीजेपी दोनों की विचारधारा बिल्कुल विपरीत थी, लेकिन राम माधव की वजह से दोनों का गठबंधन हुआ। करीब 4 सालों तक सरकार चली। दोनों राजनीतिक दलों के बीच धारा 370, आपसपा, पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों के मुद्दे पर भिन्न भिन्न विचार थे। दोनों दलों की विचारधारा और मुद्दे अलग थे, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार ने राम माधव पर भरोसा जताया था और राम माधव ने उसे सही साबित किया। 2024 में होने वाले जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में राम माधव को एक बार फिर जम्मू कश्मीर का चुनाव का प्रभारी बनाने के बाद ये माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में अब आरएसएस का पूरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहा है। दरअसल 2024 के ही लोकसभा चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी के फेवर में नतीजे नहीं आए थे, क्योंकि जो नतीजे सामने आए थे उसमें जो भारतीय जनता पार्टी ने दावे किए थे उस पर वो खरी नहीं उतरे थे, तो खुद मोहन भागवत जो आरएसएस चीफ हैं उन्होंने कई सख्त टिप्पणियां जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए की थी। लेकिन अब 10 साल बाद जो जम्मू कश्मीर के अंदर विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं उसमें राम माधव को एक बार फिर चुनाव का प्रभारी बनाना ये इस बात का संकेत है कि अब जम्मू कश्मीर के अंदर आरएसएस का पूरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहा है, जिसका फायदा निश्चित रूप में विधानसभा चुनाव के मतदान के दौरान भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। अब जब 10 सालों के बाद घाटी में फिर से विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, तो बीजेपी ने एक बार फिर से अपने सबसे भरोसेमंद मोहरे पर दांव लगाया है। राम माधव जम्मू कश्मीर के सियासी बारीकी को बेहद बेहतर तरीके से समझते हैं। विधानसभा चुनाव में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए भाजपा हाईकमान ने अपने शीर्ष नेताओं के अनुभव का पूरा लाभ उठाना चाहती है। राम माधव नेता के साथ साथ लेखक हैं, विचारक भी हैं। राम माधव थिंक टैंक इंडिया फाउंडेशन के अध्यक्ष भी हैं। राम माधव ने हाल ही में G20 के हिस्से के तौर पर धर्म 20 फोरम में एक अहम भूमिका निभाई थी। राम माधव 2014 से 20 तक बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव भी रहे हैं। इसके अलावा वो जम्मू कश्मीर, असम, भारत के दूसरे पूर्वोत्तर राज्यों में राजनीतिक मामलों को संभालते रहे हैं। देखिए, एक दूरदर्शी और बहुत बड़े विचारक हैं वो, तो स्वाभाविक बात है कि उस दूरदृष्टि के होने के कारण से 2014 में भी जिस प्रकार से उन्होंने अपना जलवा दिखाया था, एक एक्सपीरियंस जो उसके माध्यम से जम्मू कश्मीर में सरकार बनेगी थी, आने वाले समय में भी जम्मू कश्मीर में सरकार बने, तो स्वाभाविक बात है कि इस प्रकार के जो कुशल राजनेता हैं उनको यहाँ बुलाया गया है। तो एक मनोबल कार्यकर्ता का बड़ा है और आने वाले समय में इसके रिजल्ट भी मिलेंगे। ये अगर सरकार भारतीय जनता पार्टी को अपने दम पर बनानी है तो कश्मीर जीतना बहुत ज़्यादा जो है वो एक चुनौतीपूर्ण रहेगा, और ऐसे में राम माधव जी की जो अभी जो इंडक्शन हुआ है वो कितना प्रभावशाली रहेगा? देखिए, कश्मीर में भी उनका एक अपना प्रभाव है, उनके लिंक्स हैं, कई ऐसे लोग जो पार्टी में साथ में जुड़ सकते हैं। ये आने वाले समय में दिखाई देगा और निश्चय ही आप देखेंगे कि अच्छा है। इसलिए जम्मू कश्मीर के चुनाव में बीजेपी ने राम माधव पर पूरा भरोसा किया है। बीजेपी जानती है कि जम्मू कश्मीर का विधानसभा चुनाव उसके लिए कितना अहम है और वो राम माधव की ताकत को भी पहचानती है। राम माधव एक बेहतर रणनीतिकार हैं और ऐसे में बीजेपी राम माधव के अनुभव का पूरा इस्तेमाल करना चाहती है। जम्मू कश्मीर से इंडिया डेली के लिए रमन सैनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। 2024 में घाटी का चुनाव बिल्कुल अलग होगा, रोमांचकारी होगा। नए परिसीमन के बाद जम्मू कश्मीर का पूरा चुनावी समीकरण बदल गया है। पिछले 10 सालों में जम्मू कश्मीर की सियासत 360 डिग्री घूम चुकी है। ये चुनाव बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिहाज से काफी अहम है। बीजेपी जहां पूरी ताकत के साथ मैदान में ताल ठोक रही है, वहीं कांग्रेस घाटी की लड़ाई में बिना चेहरे के मैदान में उतरेगी। चुनौतियां सभी के लिए है। आम आदमी पार्टी ने इस चुनाव में कूदकर इस जंग को और रंग बना दिया है कि आसान नहीं है ये, चाहे वहां की क्षेत्रीय पार्टियां हों, लेकिन क्षेत्रीय दल खुद को किसी से कम नहीं मान रहे और कह रहे हैं कि इस बार जीत उनकी होगी। ऐसे में घाटी की लड़ाई बहुत रोचक होने वाली है। देखिए खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के भारत में विलय की कहानी से लेकर आर्टिकल 370 हटाने तक का इतिहास, ये कुछ ऐसे पहलू हैं जिसे हर हिंदुस्तानी बड़ी गंभीरता से सुनता है और समझता है।
आजादी के बाद से जम्मू कश्मीर में कांग्रेस, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही शासन रहा है। जम्मू कश्मीर की सियासत अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार के इर्द गिर्द घूमती रही है, लेकिन 2014 के बाद जम्मू कश्मीर की सियासत 360 डिग्री घूम गई है। वहीं धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर की तकदीर और सियासी तस्वीर पूरी तरीके से बदल गई। 10 साल बाद अब घाटी में एक बार फिर से चुनाव होना है, लेकिन इस बार 2024 का चुनाव 2014 से बिल्कुल अलग है। नए परसिमन के बाद जम्मू कश्मीर की सियासी जमीन बदल गई है। आखिर ये बदलाव कितना अहम है और क्या है, अब आपको आंकड़ों के जरिए समझाते हैं। परसिमन से पहले जम्मू कश्मीर में 87 सीटों पर चुनाव होता था, जिसमें जम्मू रीजन में 37 सीट, कश्मीर रीजन में 46 सीट, जबकि लद्दाख में 4 सीट थी। नए परसिमन के बाद की तस्वीर में जम्मू कश्मीर में कुल 90 सीटों पर चुनाव होगा, जिसमें जम्मू रीजन में 43 सीट, जबकि कश्मीर रीजन में 47 सीट होंगी। यानी नए परसिमन के बाद अब 90 सीटों पर चुनाव होंगे, जिसमें जम्मू रीजन की सीटों को बढ़ाया गया है। जम्मू रीजन हिंदू बाहुल इलाका है और ऐसे में बीजेपी को यहाँ फायदा हो सकता है। साथ साथ एक बदलाव ये भी हुआ है कि लद्दाख एक अलग केंद्र शासित राज्य बन गया है, इसलिए इस बार बदले परिवेश में सभी पार्टियों के लिए चुनाव में एक अलग ही चुनौती देखने को मिलेगी। लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से घाटी में लोगों ने लोकतंत्र के पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और वोटिंग में इतिहास रच दिया था, जम्मू कश्मीर में लोगों ने आतंक को नकार दिया और बायकॉट को छोड़कर बैलेट का साथ दिया। बीजेपी यहाँ घाटी में सभी सीटों पर चुनावी ताल ठोक रही है, वहीं आम आदमी पार्टी भी इस बार जम्मू कश्मीर में चुनावी समर में अपनी किस्मत आजमाएगी। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल कांग्रेस के लिए है, क्योंकि गुलाम नबी आजाद के बाद जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी का सारा दारोमदार राहुल गांधी के चेहरे पर होगा। वहीं क्षेत्रीय पार्टियां पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए खुद को जीत का प्रबल दावेदार बताया। वक्त आ गया है कि लोग इसका उनको मजा चखाएंगे। तो राम माधव जी आए या प्राइम मिनिस्टर साहब आए या ये जो चुनाव नहीं करा रहे थे, तो क्यों नहीं करा रहे थे? 5 साल तो हुए ना। 2014 से जम्मू कश्मीर में कैजुअलिटी हो गई डेमोक्रेसी। तो अगर ये डेमोक्रेसी कैजुअलिटी हुई तो इसी डर से हुई कि लोग खुश नहीं थे। लोग आज भी खुश नहीं हैं। 10 साल के बाद असेंबली का चुनाव देखने के लिए मिल रहा है, वो भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेनेंस के बाद, वरना इंसिडेंट साहब की उम्मीद ही कोई नहीं। आज तो बीजेपी पर भारी छोड़े, बीजेपी जम्मू कश्मीर के लोगों से माफ़ी मांगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहे जम्मू कश्मीर के लोगों से कि हमसे गलती हुई, हमने आप लोगों से पिछले 5 सालों से वोट का हक जो है वो छीन कर रखा है। आज लोग बहुत समझदार हैं, इनका कुछ भी करना यहाँ काम नहीं आएगा। जम्मू कश्मीर से कांग्रेस एक बड़ी मेजॉरिटी में अपनी सीट्स लेके बहुमत से, मुझे लगता है एक बड़ा नंबर कांग्रेस का रहने वाला है और सरकार बनाने में कांग्रेस की एक अहम भूमिका रहेगी। आने वाला सीएम आप कांग्रेस का देखेंगे। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद जहां सभी राजनीतिक पार्टियां इस समय चुनाव की तैयारियों में लग चुकी हैं, वहीं पाकिस्तान और आईएसआई की मदद से जम्मू कश्मीर में घुसपैठ कर आए आतंकी भी लगातार आतंकवाद को बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं। ऐसे में आरएसएस भली भांति जानता है कि इस समय इस नाजुक हालात में जम्मू कश्मीर के अंदर किसी ऐसी सरकार का बनना जरूरी है जो राष्ट्रवादी सोच रखती हो। और अगर इस समय कोई एक ऐसी ताकत, ऐसी पार्टी की सरकार जम्मू कश्मीर में बन जाती है जो पहले अलगाववादी नेताओं के इशारे पर काम किया करती थी, तो जम्मू कश्मीर में इस हालात में हालात बद से बदतर हो सकते हैं और आतंकवाद में बढ़ावा हो सकता है। इसीलिए आरएसएस ने अपना अनकंडीशनल सपोर्ट राम माधव के रूप में भारतीय जनता पार्टी को दिया है, जिससे जम्मू कश्मीर के अंदर एक ऐसी राष्ट्रवादी पार्टी की सरकार स्थापित हो सके जिसका कंट्रोल कहीं ना कहीं दिल्ली के पास रहे और दिल्ली की कंट्रोल की मदद से जम्मू कश्मीर में जो आतंकवाद बढ़ाने की कोशिश की जा रही है उस पर लगाम लगाई जा सके। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में विधानसभा चुनाव होना है। 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को मतदान होगा, जबकि परिणाम 4 अक्टूबर को आ जाएंगे। जीत के दावे तो सभी दल कर रहे हैं, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि बदले परिवेश में 10 साल बाद होने वाले चुनाव में जनता का फैसला क्या होता है। जम्मू कश्मीर से रमन सैनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।
चलिए, एक बड़ी खबर आ रही है हरियाणा से, जहां पर कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के नतीजे पर रोक लगा दी गई है। ये बड़ी खबर आ रही है। कांस्टेबल भर्ती समेत दूसरी जो परीक्षाएं हैं उनके नतीजों पर रोक लगा दी गई है। दरअसल आचार संहिता की वजह से चुनाव आयोग ने ये रोक लगाई है। कांग्रेस की तरफ से शिकायत दर्ज कराई गई थी, कहा ये आचार संहिता का उल्लंघन का मामला है, जिसके बाद हरियाणा में चुनाव के नतीजों तक अब किसी भी सरकारी वैकेंसी के नतीजे नहीं आएंगे। चुनाव आयोग ने उस पर रोक लगा दी है। ये एक बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद से आचार संहिता वहां लागू है और ऐसे में जो 5600 पदों पर जो वैकेंसियां थी उनके परिणाम आने थे उस पर रोक लगा दी गई है। ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और जिसको लेकर जयराम रमेश की तरफ से एक शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिस पर संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग ने भर्ती परीक्षा और नतीजे पर रोक लगा दी है। ये बहुत बड़ी खबर, और चुनाव होना है और ऐसे में अब चुनाव आयोग ने करीब 5600 पदों पर जो पुलिस कांस्टेबल के थे उनके परिणाम आने थे उस पर रोक लगा दी है। तो अब देखिए, वापस इंडिया डेली की स्पेशल रिपोर्ट की बात करते हैं। इंडिया डेली स्पेशल रिपोर्ट में आज हम मिशन कश्मीर की बात कर रहे थे। घाटी में चुनाव होना है, सारी तैयारियां हो चुकी हैं और चुनाव आयोग को यह पूरी उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा चुनाव में भी बढ़ चढ़कर लोग हिस्सा लेंगे। लोकसभा चुनाव में घाटी ने इतिहास रच दिया था। सबसे ज्यादा मतदान करीब 20 से 30 सालों का वहां पर टूट गया था, ऐसा इतिहास बना था। और इस बार सारी तैयारियां कर ली गई है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लेकिन इस बार नए परिसीमन के बाद से हालात बदले हुए हैं। बदली परिस्थितियों में इस बार चुनाव किस तरीके का होगा ये देखने वाली बात होगी और सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। महबूबा मुफ्ती ने बैठक की, राहुल गांधी और खड़गे जल्द ही जम्मू जाने वाले हैं और वहां पर चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा करेंगे। और इन सब के बीच बीजेपी ने बड़ा दांव खेला है और उन्होंने एक बार फिर से राम माधव पर भरोसा जताया। राम माधव को चुनाव प्रभारी बनाया गया है और वो चुनाव में बीजेपी को एक बार फिर से सत्ता दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। इस बार थोड़ा बदलाव है। इस नए बदलाव के बीच अब देखना यह होगा कि जनता क्या फैसला लेती है, क्योंकि इस बार जम्मू रीजन की जो सीटें हैं उसको बढ़ाई गई है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता रमन सैनी जुड़ गए हैं, उनसे समझते हैं कि इस बार चुनाव में क्या हालात हैं। रमन के पास चलेंगे। रमन ने जो रिपोर्ट भेजी थी मैंने आपको वो दिखाई कि किस तरीके से इस बार घाटी के हालात हैं। 370 हटने के बाद ये पहला चुनाव होना है और जिसको लेकर सारी तैयारियां हैं और बहुत दिनों से तमाम जो पार्टियां थी, रीजनल पार्टियां, अब इसी इंतजार में थी कि भाई चुनाव हो। और अब चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है। 3 चरणों में चुनाव होने, 4 तारीख को, फिर 4 अक्टूबर को इसके परिणाम आएंगे। लेकिन बीजेपी ने दांव खेल दिया है और उन्होंने राम माधव पर भरोसा जताया है। उधर कांग्रेस की तरफ से अभी देखना यह होगा कि वो इंडिया गठबंधन के साथियों के साथ चुनाव लड़ेंगे या एकला चलो की राह होगी। लेकिन आम आदमी पार्टी ने इस पूरे चुनाव को इंटरेस्टिंग बना दिया है। आम आदमी पार्टी भी इस बार घाटी में कई सीटों पर चुनाव लड़ेगी और अब ऐसे में वहां का सियासी समीकरण बनेगा क्या, इसको हम समझेंगे। रमन हमारे साथ, हमारे संवाददाता रमन की रिपोर्ट हमने आपको दिखाई थी। रमन, इस बार नया समीकरण बन रहा है। 10 साल बाद चुनाव होना है, 370 हटने के बाद ये चुनाव होना है। आम आदमी पार्टी समेत तमाम पार्टियां इस बार मैदान में कूद रही हैं। क्या समीकरण बन रहा है इस बार? जी हम बिल्कुल देखिए, एक नया समीकरण जरूर बन रहा है क्योंकि धारा 370 खत्म होने के बाद ये पहला विधानसभा का चुनाव जो है वो जम्मू कश्मीर में होने जा रहा है, जिसमें जम्मू कश्मीर की जनता को अपना चुनाव, अपने चुने हुए नुमाइंदों के माध्यम से जो है वो सरकार बनाने का मौका मिलेगा। अब समीकरण की अगर हम बात करें तो इस समय जम्मू कश्मीर में 4 बड़ी पार्टियां जो हैं जिनके बीच में मुकाबला कांटे का देखा जा रहा है, जिसमें 2 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का जो मुकाबला है वो कहीं ना कहीं जम्मू खित्ते में देखने को मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुकाबला जो है वो कश्मीर घाटी में देखने को मिलेगा। लेकिन इसके साथ साथ में कुछ और जो बातें सामने आ रही हैं, क्योंकि राहुल गांधी इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर पहुंचे हुए हैं और उनकी कोशिश है कि वो उमर अब्दुल्ला से बात कर एक बार फिर गठबंधन जो है वो यहाँ पर कर सके। जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव में उन्होंने गठबंधन के माध्यम से यहाँ पर चुनाव लड़ा था और 2 सीटों पर जीत हासिल की थी, तो उसी तरीके से वो एक बार फिर गठबंधन करने की कोशिश जो है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट उमर फारूक अब्दुल्ला ने ये साफ कर दिया है कि वो सोलो जो है वो चुनाव में जाना चाहेंगे। लेकिन अब डिपेंड करेगा कि उमर अब्दुल्ला और राहुल गांधी की जो बैठक होती है। जी,
चलिए रमन, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। तो राहुल गांधी की पूरी कवायद रहेगी कि वो जो वहां की पार्टियां उनके साथ गठबंधन करें और फिर चुनाव मैदान में जाएं, ताकि बीजेपी को सत्ता में आने से रोक पाए। फिर यार इस पूरे मामले में हर अपडेट आप तक सबसे पहले हम पहुंचाते रहेंगे।